तो आज हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक डिजीज़ है जिसे हम निमोनिया या फिर निमोनाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन के बारे में आज हम इस डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है निमोनिया या फिर हम कह सकते हैं निमोनाइटिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निमोनिया का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है निमोनिया का। तो निमोनिया का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, कुछ लंग्स के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हमने देखा था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे कौन कौन सा पार्ट आता है। तो निमोनिया का डेफिनेशन क्या है, तो ये है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। लंग का जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं उसका इन्फ्लामेशन होना कहाँ पे, तो डिस्टल टू दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलस। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएगा, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलस। तो निमोनिया हुआ है तो हमें इसी एक्सरे जो हम निकालते हैं निमोनिया के लिए, अगर हम चेस्ट एक्सरे निकालते हैं तो उसमें हमें क्या देखने मिलता है, तो उसमें हमें कुछ चीज देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, देखा होगा। अगर हम क्लिनिकल सेटिंग्स या फिर किधर काम करते हैं तो कंसोलिडेशन लोग बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, तो ये होता है सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि एल्वियोलस के पास जो एल्वियोलस होते हैं उसमें एक्सूडेट का फीलिंग हो जाता है। किसका फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ एक्सूडेट। तो अगर हम देखेंगे जैसे कि ये हमारा काफी सारा एल्वियोला है, ये एल्वियोला है, तो यहाँ पे बीच में जो है वो एक्सूडेट का फीलिंग हो जाता है। एक्सूडेट का फीलिंग किस वजह से होता है, तो एक्सूडेट क्या होता है, तो ये कुछ फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के इन्फ्लामेशन की वजह से आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ लाया जाता है। तो एल्वियोलस जो होता है उसका इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ का जो फ्लूइड है वो अंदर की तरफ आता है और उसकी वजह से सॉलिडिफिकेशन जैसा देखने मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और ये कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है निमोनिया में। तो जो निमोनिया है उसमें हमें इन्फ्लामेशन होगा लंग पैरेन्काइमा का डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसमें हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, यानी कि फीलिंग ऑफ एक्सूडेट। तो एक्सूडेट जो रहेगा वो फील किया जाता है, उसकी वजह से सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलता है। अभी ये चीज किस वजह से होता है, मतलब इसके कारण क्या क्या है, ये फ्लूइड क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है। तो सबसे पहला देखेंगे पैथोजेनेसिस। इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा इनहेलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन द एयर। इनहेलेशन ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम एयर। हवा में जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो इनहेल करेंगे और वो अंदर की तरफ चले जाएगा, तो उसके वजह से निमोनिया हो सकता है। दूसरा चीज है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर फॉरेन मटेरियल्स, कुछ भी फॉरेन मटेरियल या गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है उसको एस्पिरेट करने की वजह से भी निमोनिया होता है। थर्ड,
हेमेटोजीनियस स्प्रेड फ्रॉम डिस्टेंट साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो किधर बॉडी में किधर दूर कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसका ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होना लंग्स में, तो उसके वजह से निमोनिया होता है। और चौथा है डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एडजॉइनिंग साइड, मतलब लंग्स के आजू बाजू में किसी स्ट्रक्चर में, जैसे कि लिवर में, स्प्लीन में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से जो ट्रांसफर होता है, उसके वजह से भी निमोनिया होता है। तो इसके रीजंस कितने कितने हैं। पैथोजेनेसिस क्या है हम कह सकते हैं, तो सबसे पहला है इनहेलेशन ऑफ माइक्रोब्स इनहेल करेंगे एयर में से तो निमोनिया होता है। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन मटेरियल्स। तीसरा हेमेटोजीनियस स्प्रेड फ्रॉम डिस्टेंट साइट ऑफ इन्फेक्शन। और चौथा है डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग साइड। तो इस वजह से हमें निमोनिया देखने को मिलता है। तो ये सब चीज भी होता है, इसके वजह से तो निमोनिया होता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि क्या करता है, ये सब चीज को प्रिवेंट करता है होने से। लेकिन वो काम नहीं करने की वजह से हमें निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो इसमें ये भी चीज देखना जरूरी है कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, तो सबसे पहला है नेजोफेरेंजियल फिल्टरिंग एक्शन। सबसे पहला कौन सा है, नेजोफेरेंजियल फिल्टरिंग एक्शन। तो जो भी नेजोफेरेंजियल पे जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो भी एयर होता है उसको फिल्टर किया जाता है। जो भी अनवांटेड चीज है वो अंदर की तरफ नहीं ट्रांसफर किया जाता। दूसरा चीज म्यूकोसिलियरी एक्शन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर कोई सब्सटेंस आ जाता है तो म्यूकोसिलियरी जो मेम्ब्रेन होता है वहां से उसको पुश किया जाता है, या फिर बाहर की तरफ या फिर अंदर एब्डोमेन की तरफ, उसको एयर पाइप में जाने से प्रिवेंट किया जाता है। थर्ड, फैगोसाइटोसिस एक्शन ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफेज। अगर वो बाय चांस कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल्स जो एल्वियोलर तक आ जाता है, तो उसका एक एक्शन होता है फैगोसाइटोसिस का, जो मैक्रोफेजिस करता है, जो किल करता है वहाँ के बैक्टीरिया को और प्रिवेंट करता है निमोनिया होने से। और लास्ट जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो ये हो गया डिफेंस मैकेनिज्म। ये इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि नेजोफेरेंजियल फिल्टरिंग एक्शन, म्यूकोसिलियरी एक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैगोसाइटोसिस एक्शन ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफेजेस और इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये सब चीज ठीक से अगर काम नहीं करेगा तो इस कारण से इनहेलेशन ऑफ माइक्रोब्स या फिर एस्पिरेशन या फिर हिमेटोजीनियस स्प्रेड या फिर डायरेक्ट स्प्रेड से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फ्लूइड जो है वो लंग्स में आ जाएगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे निमोनिया। तो ये चीज तो हमें पता चल गया कि निमोनिया कैसे होता है। लेकिन ये चीज कब काम करना बंद कर देता है या फिर कब कम काम करता है, ठीक से काम कब नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी में, तो वो चीज हम देखेंगे। तो वो देखेंगे हम कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। क्या है,
अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस यानी कि पेशेंट फुल्ली अवेक या कॉन्शियस नहीं होगा तो निमोनिया हो सकता है। दूसरा चीज, डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फ्लूइड हमारे बॉडी में जाता है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू जो कफ रिफ्लेक्स आते हैं, तो कफ रिफ्लेक्स आते हैं जिसकी वजह से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो बॉडी के बाहर एक्सपेल किया जाता है। लेकिन अगर कफ रिफ्लेक्स नहीं ठीक से काम कर रहा है तो भी हमें निमोनिया हो सकता है। थर्ड, impaired म्यूकोसिलियरी फंक्शन। तो जो म्यूकोसिलियरी जो मैंने बताया था, म्यूकोसिलियरी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अगर उसका फंक्शन ठीक से नहीं होगा तो भी हमें निमोनिया देखने को मिलेगा। impaired फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, अगर फॉरेन बॉडीज जो है वो लंग्स में आ गए हैं लेकिन मैक्रोफेज हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को निमोनिया डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। और लास्ट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, तो जिसका इम्यूनिटी ही ठीक नहीं है तो उसको हमें निमोनिया बार बार देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा हुआ, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कब अपना अच्छा नहीं होगा, कब हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं होगा, तो वो सबसे पहला होगा कोमा में, अगर पेशेंट कोमा में है तो। दूसरा, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट अगर हुआ है तो भी पेशेंट का कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं होगा। और थर्ड होगा ड्रग ओवरडोज, ड्रग का ओवरडोज। तो ये तीन चीजों में पेशेंट या फिर कोमा में है या फिर सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है, स्ट्रोक वगैरह आया है या ब्लीड हुआ है, और तीसरा है ड्रग का ओवरडोज। ड्रग अगर ओवरडोज हुआ है तो भी हमें कॉन्शियसनेस नहीं देखने मिलेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो है डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स। तो डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स कब देखने मिलेगा, सबसे पहले ओल्ड एज में देखने मिलेगा। फिर दूसरा न्यूरो मस्क्यूलर डिसऑर्डर्स में देखने मिलेंगे। यानी कि जो न्यूरॉन्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एज रिलेटेड भी कफ रिफ्लेक्स नहीं देखने मिलता है तो उसकी वजह से डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स होगा। कफ रिफ्लेक्स नहीं निकलेंगे तो निमोनिया डेवलप होने के चांसेस है। इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी फंक्शन। तो इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी फंक्शन कब होगा, तो सबसे पहले होगा सिगरेट स्मोकिंग, और दूसरा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो ये चीज की वजह से क्या होगा, जो म्यूकोसिलियरी मेम्ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं करेगा और उसके वजह से भी निमोनिया डेवलप हो सकता है। इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, ये भी हमें देखने मिलेगा वायरल इन्फेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं सिगरेट स्मोकिंग से। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट यानी कि एड्स या फिर कैंसर जैसी बीमारी अगर हुई हो पेशेंट को तो उसका इम्यूनिटी पहले से ही वीक होता है तो उसे निमोनिया डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सब हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पढ़ा, यानी कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये काम नहीं करेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे काम, तो इस वजह से काम नहीं कर पाते हैं और ये सब रीजंस की वजह से उनको निमोनिया डेवलप होता है, जो कि क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा जो होता है डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो उसकी वजह से ये सब होता है। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या है निमोनिया के, क्लासिफिकेशंस क्या क्या है और एक एक करके वो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। तो 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल क्लिनिकल सेटिंग, और एक होता है इटियोलॉजी के ऊपर। एक होता है इटियोलॉजी के ऊपर। तो एनाटॉमी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एनाटॉमी के हिसाब से 3 है। लोबाल निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। कौन कौन से हो गए? एनाटॉमिकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया 3 देखने मिलते हैं। क्लिनिकल सेटिंग्स के हिसाब से देखेंगे तो कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड या फिर वेंटिलेटर एक्वायर्ड, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। और इटियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, अदर फैक्टर। तो क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे निमोनिया का तो 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहला एनाटॉमिकल में देखेंगे लोबाल निमोनिया, यानी कि लोब के हिसाब से अगर हुआ हो निमोनिया तो उसे लोबाल निमोनिया कहेंगे। ब्रोंको निमोनिया दूसरा होता है, तीसरा होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। अगर क्लिनिकल सेटिंग के हिसाब से देखोगे तो कम्युनिटी एक्वायर्ड, कम्युनिटी में जो होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में हो तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। और वेंटिलेटर एक्वायर्ड, यानी कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर में हो तो ड्यू टू वेंटिलेटर कुछ निमोनिया डेवलप होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। इटियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वायरल निमोनिया होता है, बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है, और एक अदर क्लास जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग, एस्पिरेशन निमोनिया आ गया, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सोजीनियस कुछ फॉर्म में निमोनिया है, वो उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरियल निमोनिया। तो बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में, बैक्टीरियल निमोनिया पढ़ेंगे तो उसमें हम 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लोबाल निमोनिया, और दूसरा होगा ब्रोंको निमोनिया, या फिर हम कह सकते हैं लोब्यूलर निमोनिया। तो ये 2 चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोबाल निमोनिया। लोबाल निमोनिया, तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा लंग्स है, जो राइट साइड वाला लंग्स है वो 3 लोब में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो हमारा लेफ्ट साइडेड लंग होता है वो डिवाइडेड होता है 2 में, 1 और 2। तो यहाँ पे राइट लंग्स जो होते हैं उसमें 3 लोब होता है, और लेफ्ट लंग होते हैं उसमें 2 लोब होता है। तो अगर कोई भी लोबाल निमोनिया कब कहेंगे, कोई भी निमोनिया अगर एक लोब में प्रेजेंट हो, पूरा एक लोब में, एक लंग्स के, या फिर एक ही लंग्स के काफी सारे लोब में, या फिर दोनों लोब में, यानी कि लोब वाइज अगर प्रेजेंट हो, या फिर वो एक साइड के 1, 2, 3 लोब में प्रेजेंट हो, या सिर्फ एक ही लोब में प्रेजेंट हो, या फिर वो दोनों साइड के कुछ कुछ लोब में प्रेजेंट हो, ऐसा अगर निमोनिया होगा तो हम उसे कहेंगे लोब्यूलर निमोनिया। तो जो भी निमोनिया लोब वाइज प्रेजेंट होगा, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, उस हिसाब से अगर कोई निमोनिया प्रेजेंट होगा एक लंग्स या दोनों लंग्स में, तो उसे हम कहेंगे लोबाल निमोनिया। तो लोबाल निमोनिया का जो इटियोलॉजी क्या है, किस किस वजह से निमोनिया हो सकता है,
तो सबसे पहला होगा न्यूमोकोकल निमोनिया, न्यूमोकोकल निमोनिया। दूसरा स्टेफेलोकोकल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। फिर ग्राम नेगेटिव एरोबिक, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से जो होगा वो आएगा इसमें। तो इटियोलॉजी में क्या आएगा, न्यूमोकोकल निमोनिया, स्टेफाइलोकोकल निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो फॉर्म होगा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, और ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से जो फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे। तो सबसे ज्यादा जो निमोनिया फॉर्म होता है वो न्यूमोकोकल निमोनिया इस कैटेगरी में होता है, जो कि 80% तक होता है। दूसरा स्टेफेलोकोकल निमोनिया, तो ये होता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस, स्टेफेलोकोकस ऑरियस, इस बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया स्प्रेड होता है। तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, तो ये होता है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो इसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया होता है। और ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से क्लैब्सिला निमोनिया या फिर प्रोटियोस, ऐसा जो इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया के वजह से होता है वो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो उसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, लोबाल निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। तो लोबाल निमोनिया का मतलब क्या होता है, कभी भी निमोनिया अगर किसी लोब्स में प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं लोबाल निमोनिया। उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, तो उसमें ये बैक्टीरियाज आते हैं, न्यूमोकोकल निमोनिया आता है न्यूमोकोकल की वजह से, तो वो 80% होता है। स्टेफेलोकोकल निमोनिया आता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से जो बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जो है वो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। और ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया में बाकी सब आते हैं, जैसे क्लैब्सिला निमोनिया, प्रोटियोस, ई कोलाई, ये सब की वजह से अगर निमोनिया लोबाल में होता है तो हम उसे बैक्टीरियल निमोनिया कह सकते हैं अंडर ग्राम नेगेटिव एरोबिक क्लासिफिकेशन में। तो ये सब चीज हो गया लोबाल निमोनिया के बारे में। अभी इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, जो निमोनिया होता है उसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। स्टेज ऑफ निमोनिया, तो निमोनिया के 4 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन। दूसरा होता है रेड हेपेटाइजेशन। थर्ड होता है ग्रे हेपेटाइजेशन। और फोर्थ होता है रिजोल्यूशन। फोर्थ होता है रिजोल्यूशन। तो ये क्या है, निमोनिया के 4 स्टेज होते हैं, कैसे चालू होता है और कैसे कैसे रिजॉल्व होता है। तो सबसे पहला स्टेज ऑफ कंजेशन। तो स्टेज ऑफ कंजेशन ये 1 से 2 दिन तक रहता है। कितना रहता है, 1 से लेके 2 दिन तक स्टेज ऑफ कंजेशन रहता है। तो स्टेज ऑफ कंजेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है डायलेटेशन एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होते हैं वो डायलेट होते हैं और कंजेस्टेड हो जाते हैं एल्वियोलाई के यहाँ पे। और दूसरा चीज हमें देखने को मिलता है कि न्यूट्रोफिल्स जो देखने को मिलता है इंट्रा एल्वियोलार स्पेस में, इंट्रा एल्वियोलार स्पेस में न्यूट्रोफिल्स हमें देखने को मिलता है।
और दूसरा चीज देखने को मिलता है डायलेशन एंड कंजेशन ऑफ द कैपिलरीज। ये कितने दिन तक रहता है स्टेज ऑफ कंजेशन? 1 से 2 दिन तक रहता है। दूसरा आता है रेड हेपेटाइजेशन। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें लीवर लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। लीवर लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है, जो लास्ट होता है 2 से 4 दिन तक। कितना? 2 से 4 दिन तक होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो इंट्रा एल्वियोलार स्पेस में है, लेकिन जो रेड हेपेटाइजेशन होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो जो न्यूट्रोफिल्स है वो एल्वियोलाई के अंदर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स एल्वियोलाई के अंदर आ जाते हैं। जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। और तीसरा चीज हमें देखने को मिलता है स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन। थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं फाइब्रिन के। तो रेड हेपेटाइजेशन में क्या देखने को मिलता है? हमें लीवर लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। लीवर जैसा कंसिस्टेंट होता है वैसा हमें देखने को मिलता है, जो लास्ट होता है 2 से 4 दिन तक, जिसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स एल्वियोलाई में होते हैं और वो काफी सारे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। और तीसरा हमें देखने को मिलता है स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन शीट्स होते हैं, वो फाइब्रिन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है थर्ड ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन 4 से 8 दिन तक होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो जो फाइब्रिन होते हैं, फाइब्रिन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रे हेपेटाइजेशन होता है वो कितने दिन तक रहता है? तो 4 से 8 दिन तक रहता है, जिसमें पहला चीज हमें फाइब्रिन देखने मिलते हैं, फाइब्रिन का अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरा, आरबीसी कुछ कुछ अमाउंट में देखने मिलते हैं। और तीसरा, मैक्रोफेज जो है वो धीरे धीरे प्रेजेंट होना चालू हो जाता है। चौथा स्टेज है रिजोल्यूशन। अगर ये स्टेज ऐसे ही चलता आया तो ये रिजोल्यूशन के स्टेज को 1 to 3 वीक्स तक लगते हैं। 1 to 3 वीक्स तक लगते हैं। इसमें क्या होता है? तो एनगल्फ करता है, मैक्रोफेज जो होता है वो एनगल्फ करता है, जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उनको एनगल्फ करता है और उनको मारता है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो इतना टाइम लगता है स्टेज ऑफ कंजेशन 1 से 2 दिन, रेड हेपेटाइजेशन 2 से 4 दिन, ग्रे हेपेटाइजेशन 4 से 8 दिन, और फिर रिजोल्यूशन 1 से 3 हफ्ता। लेकिन अगर हम निमोनिया हमें पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया और हमने अगर ट्रीटमेंट चालू किया, तो जो रिजोल्यूशन होता है वो कितने दिन में होता है? तो 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाता है। 2 से 3 दिन में रिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी ट्रीट या क्योर हो जाता है, एंटीबायोटिक्स अगर अच्छे से स्टार्ट कर दिया गया हो तो इस तरह से क्या है, ये स्टेजेस है निमोनिया के। स्टेज ऑफ कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिजोल्यूशन। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो हम बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में लोबाल निमोनिया का पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है स्टेज ऑफ निमोनिया तक। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। लोबाल निमोनिया अगर है तो इसमें साइंस एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। निमोनिया में सब जगह हमें एक ही जैसे साइंस सिम्टम्स देखने मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे, जिसमें होगा फीवर, पेशेंट को चिल्स, ठंडी लगेगी। दूसरा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, फिर ड्राई कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। फिर अगर हम मेडिकल वाइज देखेंगे तो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा फीवर की वजह से। दूसरा, साइनोसिस, अगर काफ़ी ज़्यादा जगह पे डेवलप हो गया होगा निमोनिया तो साइनोसिस देखने को मिलेगा। और अगर हम एक्सरे की बात करें, अगर हम एक्सरे चेस्ट की बात करें तो हमें
कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कंसोलिडेशन। तो इस तरह से साइंस एंड सिम्टम में क्या आएगा? फीवर विथ चिल्स, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ड्राई कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, टैकीकार्डिया, साइनोसिस, डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ होना। एक्सरे चेस्ट में अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर होगा तो हम कह सकते हैं पेशेंट को निमोनिया है। अगर पेशेंट को निमोनिया है और हमने एंटीबायोटिक्स अच्छे से चालू कर दिया, एंटीबायोटिक्स, तो क्या होगा? 48 से लेके 72 आवर्स में जो रिजोल्यूशन है उसका वो स्टार्ट हो जाएगा और वो जल्दी से जल्दी ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में क्या आएंगे? तो कॉम्प्लिकेशन में हमें 4 कॉम्प्लिकेशन मोस्टली आ सकते हैं। तो सबसे पहला है प्लूरल एफ्यूजन, एम्फाइजीमा, लंग एब्सिस, मेटास्टेसिस। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आएंगे? सबसे पहला आएगा प्लूरल एफ्यूजन, दूसरा आएगा एम्फाइजीमा, फिर लंग एब्सिस, नहीं तो मेटास्टेसिस। ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हमने लोबार निमोनिया के बारे में देखा कि लोबार निमोनिया का एटियोलॉजी क्या है, कौन कौन से बैक्टीरियाज की वजह से स्प्रेड होता है। स्टेजेस निमोनिया के हमने देखे। साइंस एंड सिम्टम्स देखा हमने कि लोबार निमोनिया में क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। एंटीबायोटिक्स से कितने टाइम में क्योर होना चालू हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशंस की कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, जो कि है प्लूरल एफ्यूजन, एम्फाइजीमा, लंग एब्सिस और मेटास्टेसिस। अभी इसके बाद हम ब्रोंकोनिमोनिया के बारे में देखेंगे। तो दूसरा देखेंगे हम ब्रोंको निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया। तो इसमें ब्रोंको निमोनिया में, या फिर हम कह सकते हैं लोब्यूलर निमोनिया में क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें हमें देखने को मिलेगा पैची कंसोलिडेशन। क्या देखने को मिलेगा? पैची कंसोलिडेशन। तो जैसे कि हमें जब हमने लोबार निमोनिया देखा था तो हमने देखा था कि ये लंग्स है, ये ट्रैकिया है। तो लोब्स में न जाते हुए या फिर सभी लोब्स में प्रेजेंट होते हुए लेकिन ऐसा पैच जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, पैच जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकोनिमोनिया या फिर लोब्यूलर निमोनिया। तो ये कैसे होगा? ये एल्वियोलाई जो है उसके वजह से, कुछ कुछ एल्वियोलाई में ये सब होगा, उसकी वजह से पैची कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इन्फेक्शन होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की तरफ होगा, जो कि एल्वियोलाई में स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से हमें पैची कंसोलिडेशन कुछ इस तरह से अगर पिक्चर देखने को मिलेगा तो उसको हम कहेंगे ब्रोंकोनिमोनिया या फिर लोब्यूलर निमोनिया। ये कौन कौन से पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा? तो अगर किसी पेशेंट के हिस्ट्री में है कि वो बेड रिडन है, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, अगर बेड रिडन पेशेंट है तो होगा, या फिर हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया होगा, तब हमें देखने को मिलेगा क्या? ब्रोंकोनिमोनिया या फिर लोब्यूलर निमोनिया। इसमें कंडीशंस में क्या क्या रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा? तो सेम देखने को मिलेगा, फीवर रहेगा पेशेंट को, चिल्स रहेंगे, प्लूरेटिक चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, डिस्निया होगा, साइनोसिस होगा, कफ होगा विथ और विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, और एक्सरे में हमें पैची टाइप कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं
मॉल्टेड फोकल ओपेसिटीज देखने को मिलेंगे। कैसे? मॉल्टेड फोकल ओपेसिटीज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ब्रोंको निमोनिया या फिर लोब्यूलर निमोनिया क्या होता है? तो इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे की तरफ होता है, जो कि आजू बाजू के एल्वियोलाई में स्प्रेड होता है, जिसके वजह से पैची कंसोलिडेशन हमें लंग्स में देखने को मिलता है। किसमें देखने मिलेगा? तो अगर बेड रिडन पेशेंट है या फिर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया हुआ पेशेंट है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसका पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो साइंस एंड सिम्टम्स में देखेंगे तो पेशेंट को ब्रेथलेस लगेगा, फिर पेशेंट को फीवर आएगा, ठंडी लगेगी, चेस्ट पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, ड्राई कफ होगा, खांसते वक्त स्पूटम निकलेगा, नहीं भी निकल सकता है, साइनोसिस होगा, पेशेंट टैकीकार्डिया रहेगा। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर एक्सरे में देखेंगे तो पैची कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं मोल्टेड फोकल ओपेसिटीज, ये टर्म देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें लंग्स में देखने को मिल सकता है ब्रोंको निमोनिया या फिर हम कह सकते हैं लोब्यूलर निमोनिया में। इसके बाद हम देखेंगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। सेकेंड टॉपिक जो देखेंगे हम उसे हम कहेंगे वायरल निमोनिया, या फिर हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया या फिर अटिपिकल, हम कह सकते हैं प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया इसे कह सकते हैं, वायरल निमोनिया कह सकते हैं, प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया। तो सेकंड जो है वो वायरल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया या फिर प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम में ही दिया है कि इंटरस्टिशियल निमोनिया, तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जिसमें क्या होता है इंटरस्टिशियम जो होता है वो ठीक हो जाता है। एल्वियोलर का जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। जो इंटरस्टिशियल लेयर होता है वो ठीक हो जाता है, जिसके अंदर एक्सुडेट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन थिकनिंग ऑफ द इंटरस्टिशियम के वजह से हमें निमोनिया देखने मिलता है, जिसे हम कहते हैं वायरल निमोनिया या फिर हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये क्या हो जाता है, थिकनिंग ऑफ इंटरस्टिशियम विदाउट एक्सुडेट यानी कि हम कह सकते हैं फ्लूइड फील्ड नहीं होता है, लेकिन इंटरस्टिशियम का थिकनिंग हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहला कि इटियोलॉजी क्या क्या होता है। तो इटियोलॉजी में आएगा कौन कौन से वायरस होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिंचेटियल वायरस RSV, दूसरा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा आएगा एडिनो वायरस। तो कुछ इस तरह से वायरसेस होते हैं जो स्प्रेड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है RSV, रेस्पिरेटरी सिंचेटियल वायरस, दूसरा आएगा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और फिर आएगा एडिनो वायरस। तो एटियोलॉजी कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी हमें क्या क्या देखने मिलता है, कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या क्या है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में लंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंटरस्टिशियम, जो इंटरस्टिशियल होता है उसका थिकनिंग हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला चीज देखने को मिलेगा इंटरस्टिशियल थिकनिंग, दूसरा नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकियोलाइटिस,
सबसे पहले देखने को मिलेगा इंटरस्टिशियल थिकनिंग, नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकियोलाइटिस और तीसरा एल्वियोलार डैमेज। एल्वियोलार डैमेज। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो देखने मिलता है इंटरस्टिशियल थिकनिंग। तो जो इंटरस्टिशियल लेयर होता है एल्वियोलाई का, उसमें थिकनिंग हो जाता है। थिकनिंग होने की वजह से अंदर का स्पेस भी कम हो जाता है, वहाँ पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकियोलाइटिस, जो ब्रोंकियोलाइटिस होते हैं उनका नेक्रोसिस फॉर्मेशन होने लगता है। और एल्वियोलार डैमेज होता है ज़्यादा थिकनिंग होने की वजह से वहाँ पे हाईलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं और इसके वजह से एल्वियोलार क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में हमें देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल थिकनिंग, इंटरस्टिशियल लेयर का थिकनिंग होता है, नेक्रोटाइजिंग होता है और एल्वियोलार डैमेज होता है, हाईलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है या फिर फ्लूइड क्या होता है, फील होने को स्टार्ट होता है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि आगे जाके अगर एल्वियोलार डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। परमानेंट डैमेज एल्वियोलाई का हो सकता है। तो ये सारे हिस्टोपैथोलॉजी हो गए, इंटरस्टिशियल थिकनिंग, नेक्रोटाइजिंग ब्रोंकियोलाइटिस और एल्वियोलार डैमेज। एल्वियोलार डैमेज अगर हो जाता है तो उसकी वजह से ARDS भी होने के चांसेस है। अगर थोड़ा सा ठीक हुआ तो फाइब्रोसिस हो सकता है, नहीं ठीक से ट्रीट किया जाए तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो ये हो गया हिस्टोपैथोलॉजी। इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो साइन एंड सिम्टम्स मोस्टली सब जगह सेम होते हैं। पेशेंट को फीवर आता है, पेशेंट ब्रेथलेस हो जाता है, अब हो सके तो स्पूटम में ब्लड स्ट्रेन भी आ सकते हैं, ड्राई कफ आता है, स्पूटम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, फ्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, पेशेंट टैकीकार्डिया होता है, रेस्टलेस होता है, चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है, फ्लूरेटिक पेन, और ये सब चीज़ें, साइनोसिस हो गया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन अगर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि निमोनिया है, वायरल निमोनिया प्रेजेंट है। दूसरा चीज़, अगर ब्लड निमोनिया में कभी भी हम अगर ब्लड देखेंगे तो हमें न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। अगर ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, ब्लड रिपोर्ट्स अगर देखेंगे निमोनिया में तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स जो है वो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है वायरल, इंटरस्टिशियल या फिर अटिपिकल, प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया में। इसके बाद हम देखेंगे फंगल निमोनिया के बारे में। फंगल निमोनिया, तो फंगल निमोनिया में क्या देखने को मिलता है, तो हमें बेसिकली सब जगह पे मोस्ट प्रोबेबली सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे। कुछ कंसोलिडेशन, कुछ मॉल्टेड ओपेसिटीज हमें देखने मिलता है। तो फंगल इन्फेक्शन किस में होता है, तो कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उसमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिसका इम्यूनिटी कम हो गया है, उस पेशेंट में हमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो साइन एंड सिम्टम्स सेम होते हैं। पेशेंट को फीवर होता है, चिल्स होता है, टैकीकार्डिया होता है, डिस्निया होता है, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे में भी कंसोलिडेशन या फिर ओपेसिटीज जैसा देखने को मिलता है, जिसमें इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट देखने को मिलते हैं। अगर हम लंग्स देखेंगे
तो हमें कुछ लेयर पे ऐसा वाइटिश वाइटिश देखने को मिलेगा स्पॉट, जिसमें इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट होगा, कुछ जगह पे हमें वाइटिश देखने को मिलेगा। तो ऐसे जगह पे हम कह सकते हैं कि वो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, पेशेंट को कोई और भी बीमारी है, तो हम उसे कह सकते हैं कि पेशेंट को फंगल निमोनिया डेवलप हुआ है। तो फंगल निमोनिया किस किस वजह से डेवलप होता है, तो उसकी इटियोलॉजीज के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो इटियोलॉजी में सबसे पहले आएगा एस्परगिलोसिस, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, कैंडिडा एल्बिगेंस, म्यूकोर माइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो ये इटियोलॉजी है, या फिर हम कह सकते हैं ये फंगल इन्फेक्शन होता है एस्परगिलोसिस के वजह से, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया होता है, या फिर कैंडिडियस जो इन्फेक्शन है उसमें होता है, कैंडिडा एल्बिगेंस, म्यूकोर माइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इस सब फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी फंगल निमोनिया हमें देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर किस में देखने मिलता है, तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, पेशेंट का इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है। दूसरा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अगर पेशेंट है तो उसमें देखने को मिलेगा। फिर अगर कोई इन्हेलेशन किया जाएगा किसी एलर्जिक की वजह से, कोई डस्ट या फिर बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो इन्हेलेशन करने की वजह से हिस्टोप्लाज्मोसिस भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ क्या होगा, फंगल निमोनिया में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, एस्परगिलोसिस, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, कैंडिडा एल्बिगेंस, म्यूकोर माइकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके बाद अदर टाइप में अगर हम देखेंगे तो अदर टाइप में हमें क्या देखने मिलेगा, और अदर इटियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, दूसरा आएगा लिपिड निमोनिया, हाइड्रोस्टैटिक निमोनिया। तो शॉर्ट में सिर्फ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो गैस्ट्रिक निमोनिया हम किसे कहेंगे, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर जो विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया में चले जाता है, लंग्स में चले जाता है, या फिर कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है वो लंग्स में चले जाता है, तो हम उसे कहेंगे गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन की वजह से जो निमोनिया डेवलप होता है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। कंडीशंस जो होते हैं या फिर सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें सेम टू सेम देखने मिलता है, फीवर, चिल्स, टैकीकार्डिया, यही सब सिम्टम्स हमें निमोनिया में देखने मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कब होता है, तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन तब होता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका कफ रिफ्लेक्स अच्छा नहीं है, या फिर वो इंट्यूबेटेड है पेशेंट। तो ऐसे सब कंडीशन में क्या है, हमें गैस्ट्रिक एस्पिरेशन देखने मिलता है, जिसके वजह से वो निमोनिया डेवलप करता है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है या फिर वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया होता है। दूसरा लिपिड निमोनिया, तो लिपिड का इंजेक्शन करने की वजह से अगर कोई लिपिड सब्सटेंस जो है वो लंग्स में चले गया तो उसके वजह से जो निमोनिया डेवलप होता है उसे कहेंगे हम लिपिड निमोनिया। तो लिपिड निमोनिया जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्सोजीनियस होते हैं और एक एंडोजीनियस होते हैं। एक्सोजीनियस होते हैं और दूसरे होते हैं एंडोजीनियस। तो एक्सोजीनियस यानी कि बाहर का कोई लिपिड मैटर जो है वो अंदर हमने स्वॉलो कर लिया है और उसके वजह से जो निमोनिया होगा उसे हम कहेंगे एक्सोजीनियस लिपिड निमोनिया। और इनर अंदर से ही अगर लिपिड्स डेवलप हो जाता है तो हम उसे कहेंगे एंडोजीनियस लिपिड निमोनिया।
लास्ट है हाइड्रोस्टैटिक निमोनिया। हाइड्रोस्टैटिक निमोनिया में क्या देखने को मिलेगा, तो जो भी फ्लूइड्स है आजू बाजू के, वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से निमोनिया डेवलप करेंगे, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक निमोनिया। तो ये एक शॉर्ट में था। तो बेसिकली हमने निमोनिया के बारे में देखा आज। तो निमोनिया का सबसे पहले मतलब क्या होता है, तो कोई भी लंग इन्फ्लामेशन जो होता है वो लंग्स का टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोला सैक, एल्वियोला डक्ट और एल्वियोलस में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम कहते हैं निमोनिया। उसके काफ़ी सारे टाइप्स हमने देखे, किस वजह से होता है, इटियोलॉजी क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल और अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल। तो उस हिसाब से हमने देखा। बैक्टीरियल के बारे में पढ़ा, बैक्टीरियल में लोबाल और ब्रोंकोनिमोनिया के बारे में देखा। दूसरा पढ़ा हमने वायरल निमोनिया या फिर इंटरस्टिशियल निमोनिया, उसके बारे में पढ़ा। तीसरा फंगल निमोनिया के बारे में थोड़ा देखा। और फिर अदर इटियोलॉजी में हमने गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, लिपिड निमोनिया और हाइड्रोस्टैटिक निमोनिया के बारे में देखा। तो ये निमोनिया का टॉपिक हम यहाँ कंप्लीट करते हैं।